नमस्कार। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम अर्थ अनर्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। टाटा इस समय 165 बिलियन डॉलर की कंपनी है। जी हाँ, इस ग्रुप का जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, जो इसकी कीमत है, वैल्यूएशन है, वो 165 अरब डॉलर है। और इसका नेतृत्व अब नोएल टाटा करेंगे। तो नोएल टाटा कौन है, नोएल टाटा का क्या इतिहास रहा है और किस तरीके से वो रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनने के बाद उनकी विरासत को आगे ले जाएंगे, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले टाटा परिवार का जो वृक्ष है, जो ट्री है, उसको हम एक बार देख और समझ लेते हैं, तभी हमें इस कहानी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये ट्री आ रहा है और ये ट्री में सबसे ऊपर नाम है नुसीर वांजी टाटा का। यहीं से टाटा की शुरुआत होती है। उनके बेटे थे जमशेद जी एन टाटा और इनका नाम सबसे ज़्यादा है क्योंकि टाटा समूह की स्थापना इन्होंने की, इसे आगे बढ़ाया, जमशेदपुर में झारखंड के फैक्ट्री स्थापित की और यहीं से एक तरीके से टाटा की शुरुआत मानी जाती है। तो जमशेद जी एन टाटा की शादी हुई थी हीराबाई दाबू से और हीराबाई दाबू से इनकी शादी से दो बेटे थे, सर दोराबजी टाटा और सर रतन टाटा। ये जमशेद जी के दो बेटे थे। सर दोराबजी टाटा को तो कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई उनकी संतान नहीं थी, लेकिन सर रतन टाटा ने नवाज बाई से शादी की और दुर्भाग्यवश इनको भी कोई संतान नहीं हुई। लेकिन सर रतन टाटा ने नवल टाटा को गोद लिया मुंबई के एक अनाथालय से और यहीं से फिर टाटा परिवार की नई कहानी शुरू होती है। यानी नवल टाटा गोद लिए हुए बच्चे थे। इन्होंने दो शादियां की, एक शादी सिमोन से की और दूसरी शादी सुनी से की। तो सुनी से जो इनकी शादी हुई, उनके बेटे हुए रतन टाटा और जिमी टाटा। रतन टाटा जिनका अभी निधन हुआ, और सिमोन से जो इनकी शादी हुई थी नवल टाटा की, उनसे जो बेटे हुए उनका नाम है नोएल टाटा। और नोएल टाटा की शादी अलू मिस्त्री से हुई है, जो मिस्त्री परिवार से आती हैं। और फिर ये परिवार आगे की ओर अब बढ़ चला है। तो हम बात कर रहे थे रतन टाटा की। तो इस ट्री में, इस वृक्ष में आप देख सकते हैं कि रतन टाटा और नोएल टाटा के जो पिताजी थे वो नवल टाटा थे और नवल टाटा ने दो शादियां की थी। तो अब इस हिसाब से ये इनके सौतेले भाई हुए, लेकिन दोनों भाइयों में खूब अच्छी बनती थी। तो इस वृक्ष को समझने के बाद ये हम समझ गए कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि रतन टाटा के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी जिसको बनना था वो नाम नोएल टाटा ही हो सकते थे। और नोएल टाटा लगातार लंबे समय से टाटा ग्रुप में बने हुए हैं। 67 वर्ष इनकी उम्र है। पिछले 40 वर्षों से ज़्यादा समय से ये टाटा ग्रुप में बने रहे हैं। ट्रेंट का नाम हम सब ने सुना है। ट्रेंट के ये चेयरमैन थे। टाटा इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस जो है उसको इन्होंने देखा और जब ये ट्रेंट के चेयरमैन थे तो 1998 में सिर्फ एक स्टोर था ट्रेंट का और आज चेन ऑफ स्टोर्स है। ट्रेंट के पास 700 से ज़्यादा स्टोर्स हैं पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में। और इन सब का श्रेय अगर कोई जाता है तो वो नोएल टाटा को ही जाता है। तो इन्होंने कंपनी ने टाइटन में भी काम किया है, बड़े बड़े पदों पर, और कंपनी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और टाटा को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इनसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता था जो रतन टाटा का उत्तराधिकारी बने, क्योंकि रतन टाटा का उत्तराधिकारी बनने के लिए सिर्फ
पैसों का, धन का, कंपनियों का, टाटा ट्रस्ट का उत्तराधिकारी होना ही काफ़ी नहीं था। रतन टाटा का उत्तराधिकारी उन्हीं की तरह एक परोपकारी व्यक्ति होगा, जो ईमानदारी से काम करेगा और टाटा ग्रुप की जो ब्रांडिंग है उसको भी आगे ले जाएगा। इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हुए नोएल टाटा से बेहतर ना कोई विकल्प था, और टाटाज का नाम जब जुड़ा हुआ है इनके साथ तो इन्हीं को बनना था। अब आइए जानते हैं कि टाटा ग्रुप जो है वो चलता कैसे है। दरअसल टाटा सन्स का मालिक जो है वो सीधे तौर पर टाटा परिवार नहीं है। टाटा सन्स का सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो टाटा ट्रस्ट है, और इसी ट्रस्ट होने की वजह से टाटा के पास किसी भी व्यक्ति के पास इतनी अकूत संपत्ति नहीं है। और यही वजह है कि रतन टाटा स्वयं जो थे वो कभी भी धनी व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि टाटा ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। और इस ट्रस्ट के भी दो भाग हैं, सर दोराबजी ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट, जो दोनों अगर कहें तो दो पीढ़ी ऊपर इनके दादाजी थे। और इन दोनों को मिलाकर इस ट्रस्ट में 66% की जो भागीदारी है टाटा सन्स की है। और परिवार जो है टाटा परिवार इसी ट्रस्ट के जरिए पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है। दरअसल रतन टाटा के व्यक्तिगत संपत्ति की अगर बात करें तो उनके पास टाटा सन्स के 1% से भी कम के शेयर हैं, और उसका वैल्यूएशन जो है वो मात्र 3,500 करोड़ रुपए है। और यही वजह है कि वो कभी भी धनी व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल नहीं हुए, और ना वो कभी होना चाहते थे। टाटा सन्स का अगर व्यक्तियों के तौर पर देखें, परिवार के तौर पर देखें, तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर मिस्त्री परिवार है। वही मिस्त्री परिवार, साइरस मिस्त्री का नाम हम सबने सुना है, उनको चेयरमैन बनाया गया था टाटा सन्स का, लेकिन कुछ विवादों में रहे। उनके काम करने के तरीके, उनकी ईमानदारी, या जिस तरीके से वो काम करना चाहते थे वो रतन टाटा को पसंद नहीं था, और उन्हें फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोर्ड मीटिंग बुलाकर उन्हें हटाया गया था। उसके बाद दोनों परिवारों में विवाद भी काफ़ी बढ़ा था। तो इस जो मिस्त्री परिवार है इसके पास 18% से ज़्यादा के शेयर हैं। और हम सब जानते हैं कि जेआरडी टाटा का नाम लिए बिना टाटा की कहानी पूरी नहीं हो सकती। लंबे समय तक, 5 दशक तक जेआरडी टाटा ने टाटा को चलाया, और आज टाटा जहाँ भी पहुँचा है इसकी जड़ में, इसकी नींव में जेआरडी टाटा का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है। जेआरडी टाटा वैसे सीधे तौर पर रतन टाटा से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन फैमिली से ही थे, डिस्टेंटली रिलेटेड थे। और हमने देखा कि जब रतन टाटा 1991 में चेयरमैन बने टाटा सन्स के, और 2012 तक उन्होंने उस पद पर काम किया। उसके बाद बीच में 1 साल के लिए जब साइरस मिस्त्री को हटाया गया था तो उस समय अंतरिम अध्यक्ष भी वो रहे। इन 20-22 वर्षों में रतन टाटा ने ज़बरदस्त तरीके से फैसले लिए, ज़बरदस्त तरीके से काम किया। जब रतन टाटा बने थे 1991 में, उस समय उन्होंने सत्ता जो थी अध्यक्ष की वो जेआरडी टाटा से ही ली थी। उसके पहले तक जेआरडी टाटा थे, और जेआरडी टाटा के काम करने का तरीका अलग था, और जब रतन टाटा आए इनके काम करने का तरीका अलग था, क्योंकि उस समय रूसी मोदी भी थे टाटा स्टील की तरफ से, अजीत केलकर थे जो इंडियन होटल्स चलाते थे, दरबारी सेठ थे जो टाटा केमिकल्स चलाते थे। और ये लोग बहुत स्वतंत्र रूप से चलाते थे, अपनी अपनी खूब चलाते थे, और कहते थे कि टाटा ट्रस्ट का, टाटा सन्स का जितना शेयर हैं, जितना उनको डिविडेंड मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं, बाकी हमें स्वतंत्र होकर काम करने दीजिए। लेकिन रतन टाटा ने आने के साथ ही 2 बड़े काम किए। उन्होंने पहले तो रिटायरमेंट की एज फिक्स की कि सब ये रिटायर करेंगे। उसके बाद चेयरमैन और एमडी की पोजीशन भी अलग अलग कराई, जो पहले एक ही व्यक्ति के पास होता था। तो बहरहाल ये तो कहानी हो गई किस तरीके से टाटा आगे बढ़ा, और आज 165 बिलियन डॉलर की कंपनी है। और अब नोएल टाटा जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, इसको आगे और बढ़ाने का काम करेंगे।
थोड़ा समझ लें कि नोएल टाटा के साथ और क्या क्या जुड़ा हुआ है। ये टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और गैरकारी निदेशक भी हैं नोएल एंड टाटा। जैसा मैंने बताया कि पिछले लगभग 42 वर्षों से ये टाटा समूह के विभिन्न अंगों से जुड़े रहे हैं। टाटा इंटरनेशनल में अपनी भूमिका के अलावा वो सर रतन टाटा ट्रस्ट बोर्ड और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में भी काम करते हैं। नोएल टाटा समूह में कई प्रमुख पदों पर हैं, जिनमें ट्रेंट, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी वो हैं। वो टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी हैं और उनकी सबसे हालिया कार्यकारी जो भूमिका रही है वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तौर पर भी रही है। तो कुल मिलाकर एक सवाल और भी बड़ा उठ रहा है। इस तरह के कई सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अब रतन टाटा के नहीं रहने की स्थिति में क्या टाटा ग्रुप की कंपनियां वैसे ही काम करेंगी, उनके परफॉर्मेंस में कुछ गिरावट आ सकती है, या क्या होगा? क्या शेयरों के भाव गिर जाएंगे? क्या लोगों का भरोसा कम होगा? तो मैं यहाँ साफ कर दूं कि दरअसल टाटास के काम करने का तरीका अलग है और उनकी नसों में जिस ईमानदारी का, जिस राष्ट्र भावना की जड़ पिरोई हुई है, उसकी वजह से टाटा ग्रुप की कंपनियां हमेशा अलग तरीके से काम करती रही हैं। उसमें किसी व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, उसमें ट्रस्ट का महत्व है, उसमें संस्था का महत्व है। इस वजह से ईमानदारी से जो कंपनी जब काम करती है तो उसमें धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। और यही वजह है कि रतन टाटा ने लंबे समय तक काम करते हुए हर चीज़ को इतनी बारीकी से व्यवस्थित किया है कि कहीं से कोई भी कंपनी टाटा ग्रुप की हो, कोई भी उनका वेंचर हो, वो ऐसा नहीं होगा कि अचानक उसमें गिरावट आ जाए। और जब भी ऐसी स्थिति होती है, टाटा का बोर्ड, टाटा में बाकी काम करने वाले लोग इसको तुरंत दुरुस्त करते हैं, तुरंत सही करते हैं। और यही स्थिति हमने देखी थी जब साइरस मिस्त्री को बनाया गया था। उनके काम करने का तरीका, सरकार के साथ उनकी डीलिंग, ये रतन टाटा को पसंद नहीं थी और टाटा के दूसरे लोगों को भी पसंद नहीं थी। उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। तो ये आकलन करना, ये अनुमान लगाना, ये आशंका व्यक्त करना कि टाटा की कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये बिल्कुल बेमानी है। इसका कोई मतलब नहीं है। टाटा की कंपनियां जैसे काम कर रही थी वैसे ही करेंगी। इनका विस्तार और होने जा रहा है और होगा, और न किसी निवेशक को घबराने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, और न ही इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वालों को किसी भी प्रकार की किसी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।